ठीक है, मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए पाठ का सटीक साहित्यिक हिंदी में अनुवाद करूंगा। योद्धा का कर्म, मेजर अर्जुन कुमार की कहानी। कभी कभी भाग्य मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए सबसे क्रूर तरीका चुनता है। पैरा एसएफ की विशेष इकाई के 35 वर्षीय सैपर मेजर अर्जुन कुमार ने कारगिल की पहाड़ियों में इसे स्वयं अनुभव किया था। एक सम्मानित क्षत्रिय परिवार के वंशानुगत सैन्यकर्मी अपने वंश का गौरव वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक साल बाद वह व्हीलचेयर तक सीमित होकर जयपुर में एक साधारण दुकान का मालिक और स्थानीय सुंदरी प्रियंका से विवाहित होगा। लेकिन व्हीलचेयर भी वह सबसे भयानक परीक्षा नहीं थी जिसे उसे झेलना था, क्योंकि कभी कभी जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वे ही सबसे गहरे घाव देते हैं। कर्म का फल अवश्यंभावी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ढोई वह हर जगह थी, नाक में घुसती, दांतों के नीचे किरकिराती, दिन को कारगिल की पहाड़ियों के भूरे धुंधलके में बदल देती। अर्जुन मुंह में तंबाकू चबा रहा था। यह आदत उसे सियाचिन में अपनी पहली तैनाती से लगी थी। इस समय बीड़ी पीना मना था। कोई भी चिंगारी पाकिस्तानी स्नाइपरों को उसकी स्थिति बता सकती थी। पसीना पीठ पर बह रहा था। बुलेट प्रूफ जैकेट कंधों पर दबाव डाल रही थी। आंखों के सामने दुश्मन का अर्धध्वस्त 3 मंजिला बंकर था, जिसे बाकी लोगों के पीछे हटने तक बारूदी सुरंगों से लैस करना था। अर्जुन को अनायास ही पिताजी की याद आ गई। वे भी सैपर थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध लड़ा था और दादाजी ने 1965 में युद्ध किया था। कुमार योद्धा के धर्म के लिए बने हैं, बेटा पिता अक्सर दोहराते थे। खैर, वे सही निकली। पिछले 4 साल से अर्जुन कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय और स्थापित कर रहा था। अर्जुन, कर लोगे? कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह ने चिंता से देखा। 60वीं सेवा के वर्षों में वह जानते थे, अगर अर्जुन कोई काम हाथ में लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। जय हिंद हमेशा किसी भी आदेश के जवाब में सुनाई देता था। जी हाँ सर, मुझे 10 मिनट चाहिए। कवरिंग फायर देने वाली टुकड़ी अधिकतम 15 मिनट तक टिकेगी। निराश मत करना अर्जुन, पाकिस्तानी सो नहीं रहे हैं। हाथ आत्मविश्वास से अभ्यस्त हरकतों से काम कर रहे थे। विस्फोटक, डेटोनेटर, तार, सब कुछ अपनी जगह पर था। दिमाग में पुणे के पिछले ऑपरेशन की यादें कौंध रही थी, जहां उन्होंने इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के भागने के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तब सब कुछ सुचारू रूप से हुआ था। लेकिन कारगिल अलग बात थी। यह हर चट्टान के पीछे कोई पाकिस्तानी कमांडो छिपा हो सकता था और कोई भी दरार फायरिंग पॉइंट हो सकती थी। बंकर का पहला स्तर आसानी से पार हो गया। विस्फोटक मुख्य ढांचे में रखे गए, बाद में इमारत ताश के पट्टों के घर की तरह ढह जाएगी। दूसरे स्तर पर अर्जुन रेडियो जांचने के लिए रुका। व्यवधानों के बीच विक्रम की आवाज सुनाई दे रही थी, जो मुख्य समूह के पीछे हटने का समन्वय कर रहे थे। ब्रावो 1, कैसे सुन रही हो? तैयारी की पुष्टि करो। अचानक AK-47 की गोलियों की बौछार से रेडियो प्रसारण गूंज उठा। गोलियां दीवारों में धंस गई, पत्थर के टुकड़े बिखर गए। बस तारों को नुकसान न पहुंचे, विचार कौन था? अर्जुन दीवार से सट गया। महसूस कर रहा था कि दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। वह जानता था समय बहुत कम है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक गलत कदम, वायरिंग में एक गलती, और बंकर समय से पहले ही हवा में उड़ जाएगा। अंतिम चार्ज लगाया गया, डेटोनेटर सक्रिय किया गया। अब पहले से तय रास्ते से निकलना था। अचानक बाएं कंधे में तेज दर्द हुआ। पाकिस्तानी स्नाइपर। खून से वर्दी की आस्तीन भीग गई, लेकिन पट्टी बांधने का समय नहीं था। RPG की गड़गड़ाहट ने उसे बहरा कर दिया। आसपास की दुनिया घूमने लगी।
आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन को जो आखिरी बात याद रही वह यह थी कि छत धीरे धीरे एक भारी कंक्रीट की स्लैब की तरह उस पर गिर रही थी और कहीं दूर रेडियो पर विक्रम की चीख, बंकर में आदमी है। दोहराता हूं, हमारा आदमी बंकर में है। दिल्ली के सैन्य अस्पताल में सबसे पहले उसे जो एहसास हुआ वह गंध थी। दवाओं और एंटीसेप्टिक की निष्फल निर्जीव गंध। सिर दर्द, पीठ में मंद लगातार दर्द, जैसे किसी ने वहां एक गर्म सरिया घुसा दिया हो। और सबसे भयानक शून्यता। वहां शून्यता जहां पैर होने चाहिए थे। रीढ़ की हड्डी में एक स्तर पर फ्रैक्चर। सैन्य चिकित्सक के शब्द एक फैसले की तरह लगे। गतिशीलता बहाल होने की संभावना न्यूनतम है। मुझे खेद है मेजर कुमार। परमवीर चक्र, वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, भाग्य का उपहास लग रहा था। अर्जुन चमकते धातु को देखता और उसमें अपने टूटे हुए जीवन का प्रतिबिंब देखता। रात में उसे बुरे सपने आते, वह बार बार मलबे के नीचे फंस जाता, लेकिन अब उसमें सिर्फ वह नहीं बल्कि उसका पूरा भविष्य, उसके सभी सपने और योजनाएं थीं। पुनर्वास महीनों तक चला। हर दिन एक संघर्ष, अपने शरीर के साथ, निराशा के साथ, आसपास के लोगों की आंखों में दया के साथ संघर्ष। अर्जुन सब कुछ नए सिरे से सीख रहा था, बैठना, कपड़े पहनना, व्हीलचेयर में स्थानांतरित होना। फिजियोथेरेपिस्ट कहता था कि वह प्रगति कर रहा है, लेकिन जब शरीर का आधा हिस्सा काम न करे तो क्या प्रगति हो सकती है। सीनों से मिला मुआवजा उदार था, एक नया जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त। पसंद जयपुर पर पड़ी, राजस्थान का शानदार गुलाबी शहर। यह शांति है, अर्जुन ने भव्य महलों और प्राचीन हवेलियों को देखते हुए सोचा, शायद आखिरकार मुझे शांति मिल जाएगी। पुराने मोहल्ले में निर्माण सामग्री की एक छोटी सी दुकान एक आदर्श विकल्प लगी। कुछ व्यावहारिक लोगों के लिए आवश्यक। एक 2 मंजिला इमारत जिसमें नीचे एक विशाल ट्रेडिंग हॉल और ऊपर एक कार्यालय था जहां लिफ्ट से पहुंचा जा सकता था। एक छोटा सा गोदाम भी था, सब कुछ जैसा चाहिए था। और फिर वह आई, प्रियंका शर्मा, स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट, जो दुकान के लिए दस्तावेजों को पूरा करने में मदद कर रही थी। 28 साल की, उज्ज्वल, ऊर्जावान, संक्रामक हंसी और सच्ची मुस्कान वाली। वह व्हीलचेयर को नहीं देखती थी, वह आंखों में देखती थी, सेवा की कहानियां सुनती थी, पुरस्कारों की प्रशंसा करती थी। जानते हैं अर्जुन जी, उसने एक शाम कहा, जब वे सामने एक छोटी सी चाय की दुकान पर मसाला चाय पी रहे थे, आप उन सभी लोगों में सबसे मजबूत है जिनसे मैं मिली हूँ। दूसरे टूट जाते, लेकिन आप एक नया जीवन बना रहे हैं। उसकी भूरी आंखों में प्रशंसा और कुछ और था, कोई छिपी हुई उदासी। बाद में अर्जुन को पता चला कि वह व्यापारियों के एक अमीर परिवार से थी जो कुछ साल पहले दिवालिया हो गया था। शायद इसीलिए वह उसकी ओर इतनी आकर्षित थी। वह उसमें एक ऐसे व्यक्ति को देखती थी जिसने भी सब कुछ खो दिया था लेकिन उठने की ताकत पाई थी। शादी शानदार हुई, जैसा कि राजस्थान में होता है। विक्रम, जो विशेष रूप से दिल्ली से आया था, ने मजाक किया कि अर्जुन को आखिरकार कोई ऐसा मिल गया है जो उसे पैरा एसएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल से बेहतर आदेश देगा। प्रियंका हंसी और पति के गले में माला डाल दी और मेहमान दुल्हा दुल्हन की जय के नारे लगा रहे थे। जीवन पटरी पर आने लगा। प्रियंका ने ट्रेडिंग हॉल में काम संभाल लिया। वह एक जन्मजात विक्रेता थी, किसी भी ग्राहक के साथ तालमेल बिठाना जानती थी, पुराने मारवाड़ी से लेकर आईटी कंपनी के युवा इंजीनियर तक। अर्जुन ऊपर अपने केबिन में लेखांकन का काम करता था, जहां वह लिफ्ट से चढ़ता था। काम अच्छा चल रहा था। जयपुर में सब एक दूसरे को जानते थे और दुकान की मालिक पूर्व पैरा एसएफ कारगिल के नायक की प्रसिद्धि ग्राहकों को आकर्षित करती थी। लेकिन कभी कभी
खासकर शाम को अर्जुन अपनी पत्नी की अजीब निगाहें महसूस करता था, दया और किसी प्रकार की लालसा का मिश्रण। वह देखता था कि वह खिड़की से गुजरती कारों को कैसे देखती है, मानो यहाँ से कहीं दूर होने का सपना देख रही हो। क्या एक युवा सुंदर महिला को इस बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि उसे एक विकलांग पति के साथ एक प्रांतीय भले ही प्रसिद्ध शहर में रहना मुश्किल लग रहा हो? रात में जब प्रियंका सोती थी, अर्जुन अक्सर अपने केबिन में बैठकर अपनी वफादार AK-47 को सहलाता था, जो उसके साथ सियाचिन और कारगिल में रही थी। मशीन गन यही एकमात्र चीज थी जो उसके पिछले जीवन से बची थी। वह उसकी पिछली जीतों का मूक गवाह और एकमात्र दोस्त था जो कभी दया से नहीं देखता था। कभी कभी वह उसे अपने हाथों में लेता और उंगलियां अपने आप बट के परिचित मोड़ों पर टिक जाती। ऐसे क्षणों में वह फिर से खुद को पूर्ण महसूस करता था। शहर में कोई भी केबिन में उसकी रातों की नींद हराम होने, उन बुरे सपनों के बारे में नहीं जानता था जिनमें वह बार बार कारगिल में मलबे के नीचे फंस जाता था। सभी के लिए वह दृढ़ता का एक उदाहरण था, एक ऐसा व्यक्ति जो भयानक चोट के बाद एक नया जीवन बनाने में कामयाब रहा। लेकिन कुछ अर्जुन को बताता था, यह नया जीवन जल्द ही बदल जाएगा और ये बदलाव कश्मीर में युद्ध से कहीं अधिक भयानक होंगे। अध्याय 2। राजू। राजस्थान की गर्मी इस बार विशेष रूप से भीषण थी। बेसाल्ट की सिल्लियों पर तपती हवा पिघल रही थी, जयपुर की सड़कों को थार रेगिस्तान जैसा बना रही थी, जो अर्जुन को राजस्थान में प्रशिक्षण के दौरान बहुत परिचित था। शायद इसीलिए उसने दुकान के दरवाजे पर उस दुबले पतले लड़के को तुरंत देख लिया, जब आसमान आखिरकार महीने की पहली मानसूनी बौछार से फट पड़ा। उस भीगे हुए किशोर में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी याद दिला दी, वही सहमी हुई दृष्टि जो उसने चोट लगने के बाद पहले कुछ महीनों में आईने में देखी थी। बंद कर रही है बेटा, प्रियंका ने दरवाजे पर तख्ती पलट दी थी जब लड़के ने शीशे पर दस्तक दी। कल आना। अर्जुन, जो अपने केबिन में निगरानी कैमरों के माध्यम से यह दृश्य देख रहा था, ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ सिकुड़ गया है। मॉनिटर स्क्रीन विभिन्न कोनों से तस्वीरें दिखा रही थी, एक नई सुरक्षा प्रणाली जो उसके आग्रह पर स्थापित की गई थी। एक पूर्व सैनिक का पागलपन, प्रियंका हंसती थी। लेकिन अब ये कैमरे उसे जो कुछ हो रहा था उसकी पूरी तस्वीर दे रहे थे, पूरी तरह से भीगे हुए कपड़े, झुके हुए कंधे, चोरों की तरह चारों ओर देखती हुई निगाहें। रुको प्रियंका, अर्जुन ने आंतरिक संचार बटन दबाया। मैं नीचे आ रहा हूं। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और उसके दिमाग में यादें घूम रही थी। श्रीनगर में ऐसी ही बारिश, एक डरा हुआ कश्मीरी लड़का रोटी मांग रहा था। दरवाजे खुले और अर्जुन की व्हीलचेयर चुपचाप ट्रेडिंग हॉल में आ गई। उसे अंदर आने दो। लड़का एक भीगी हुई गौरिया जैसा लग रहा था, दुबला पतला, कांपता हुआ, थके हारे चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें। दाहिनी भौं के ऊपर एक ताजा निशान जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कुर्ता, जो स्पष्ट रूप से किसी और का था, हैंडर पर लटका हुआ लग रहा था, धोती घुटनों पर फटी हुई थी। लेकिन जिसने अर्जुन को सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी उसकी मुद्रा। सीधी, लगभग सैन्य, थकान और डर के बावजूद। मेरा नाम राजेश है, आवाज धीमी थी, जिसमें हल्का बंगाली लहजा था। राजेश मुखर्जी। लेकिन सब मुझे राजू कहते हैं। राजू। अर्जुन पास आया, यह देखते हुए कि लड़का सहज रूप से पीछे हट गया, इससे पहले कि वह खुद को वहीं रहने के लिए मजबूर कर पाता। सुंदर नाम है। साही। लड़के के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान कौंध गई। माँ ऐसे ही बुलाती थी। कहती थी मैं एक छोटे से राजा जैसा दिखता हूँ, डरविट लेकिन दयालु। उसकी हिंदी में स्कूली व्याकरण की शुद्धता महसूस हो रही थी,
जो उसकी मातृभाषा बंगाली की कोमलता के साथ मिली हुई थी। एक आम बेघर बच्चे के लिए बहुत सही। अर्जुन तुरंत समझ गया, यह लड़का उन लोगों में से नहीं था जो सिर्फ रोमांच के लिए घर से भागे हों। मुझे बस एक डट्टे का डिब्बा चाहिए साहब, राजू आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज धोखा दे रही थी। रात बिताने के लिए कल मैं चला जाऊंगा। ऐसी बारिश में अर्जुन ने सिर हिलाया। प्रियंका, उसे तौलिया और समोवर से गर्म चाय ला दो। और कृपया एयर कंडीशन चालू कर दो, लड़का कांप रहा है। अर्जुन जी, पत्नी की आवाज में इस्पाती स्वर आ गए। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? वी पेंट के स्टैंड के पास एक तरफ हट गए। ताजे लेटेक्स की गंध ने अर्जुन को उस मरम्मत की याद दिला दी जो उन्होंने दुकान खोलने से पहले की थी। तब प्रियंका उत्साह से भरी थी, योजनाएं बना रही थी। अब उसके चेहरे पर केवल चिंता और चिड़चिड़ाहट थी। तुम पागल हो गए हो, वह झुकी, अपनी आवाज को फुसफुसाहट तक कम करते हुए। वह साफ तौर पर सड़क सी है। हमें पुलिस के साथ और समस्याओं की जरूरत नहीं है। हमारा व्यवसाय है इज्जत। वह एक बच्चा है प्रियंका, अर्जुन शांति से लेकिन दृढ़ता से बोला। एक डरा हुआ बच्चा। वह चोर हो सकता है या इससे भी बुरा, वह लगभग फुफकार रही थी। हम नहीं कर सकती। कर सकते हैं। अर्जुन ने व्हीलचेयर राजू की ओर घुमाई। और करेंगी। उसके स्वर में कुछ ऐसा था जिसने प्रियंका को चुप करा दिया। यह आवाज पैरा एसएफ के मेजर की आवाज उसने अपनी शादी के बाद पहली बार सुनी थी। उसमें वही इस्पात था जो उसकी आंखों में होता था जब वह युद्ध के बारे में बताता था। आधे घंटे बाद वे दुकान के पिछले कमरे में बैठे थे। राजू शॉल में लिपटा हुआ गर्म मसाला चाय के गिलास से हाथ सेंक रहा था। उसके सामने मेज पर पास के ढाबे से आलू पराठा रखा था, लेकिन उसने मुश्किल से ही खाना छुआ था। अर्जुन में जल्दी नहीं की, वह जानता था कि ऐसी बातें कितनी मुश्किल होती है। कहानी अपने आप बह निकली पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर के शिक्षक माता पिता के बारे में, जहां उनका एक छोटा सा स्कूल और एक साधारण सा घर था। बाढ़ के बारे में जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। पिता के सपनों के बारे में कि वह अपने बेटे को एक बड़े शहर में अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। उन एजेंटों के बारे में जिन्होंने एक अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए उनकी सारी बचत ले ली थी, 50,000 रुपए, जो सभी रिश्तेदारों से इकट्ठा किए गए थे। बाबा हमेशा कहते थे कि शिक्षा वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। राजू की आवाज कांप दी। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान मेरे लिए सभी दरवाजे खोल देगा। और फिर एजेंट कलकत्ता की झुग्गियों के कालू डाडा गिरोह के बदमाश निकली। उन्होंने अपने चेहरे भी नहीं छिपाए। कहा, मरे हुए वैसे भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। राजू ने गिलास को इतनी जोर से पकड़ा कि गर्म चाय उसके हाथों पर छलक गई। उसने जलन भी महसूस नहीं की। बाबा माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ले पांच थी। मुझसे के चेहरे पर एक बड़ा निशान था। वह हंस रहा था जब अर्जुन चुप रहा। वह चेहरे का यह भाव जानता था। उसने खुद इसे उन सैनिकों में देखा था जिन्होंने अपने साथी खो दिए थे। प्रियंका भी चुप हो गई थी, अनजाने में एक ही कपड़े से काउंटर पोंछ रही थी। खामोशी में केवल खिड़की के बाहर बारिश की आवाज और लस्सी वाले फ्रिज की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं उनकी गाड़ी के डिग्गी में छिप गया था, राजू ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन बोरियों के बीच यात्रा की, फिर पैदल चला। दिल्ली में चाचा के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन तुम्हें उनका पता नहीं मालूम? अर्जुन ने बात पूरी की। लड़के ने सिर हिलाया। मेरे पास एक कागज पर लिखा हुआ फोन नंबर था।
लेकिन जब मैं यमुना पार कर रहा था तो वह भीग गया। प्रियंका अर्जुन पत्नी की ओर मुड़ा। गोडाउन के बगल वाले कमरे में एक खाली कमरा है। पहले वहां प्रमाण पत्र रखी जाती थी। नहीं, उसमें सिर हिलाया। नहीं अर्जुन जी, यह पागलपन है। हम नहीं कर सकती। कर सकते हैं। फिर वही आदेशात्मक स्वर। और करेंगे। मैं बच्चे को सड़क पर नहीं निकालूंगा। प्रियंका की आंखों में प्रशंसा और चिड़चिड़ाहट का मिलाजुला भाव कौन था। ऐसे अर्जुन से बहस करना व्यर्थ था। अगले कुछ दिनों ने दिखाया कि फैसला सही था। राजू अविश्वसनीय रूप से मेहनती निकला। वह सबसे पहले दुकान पर आता, फर्श साफ करता, सामान सजाता, ट्रक खाली करने में मदद करता। उसकी स्वाभाविक समझदारी और तेज याददाश्त उसे अपरिहार्य बनाती थी। उसे हर पेंट के डिब्बे, हर उपकरण का स्थान याद रहता था। स्कूल में मैं गणित में सबसे अच्छा था, उसने एक बार अर्जुन को हिसाब किताब में मदद करते हुए बताया था। खासकर ज्यामिति पसंद थी। माँ कहती थी इंजीनियर बनूंगा। अर्जुन ने देखा कि लड़के ने चुपके से अपनी आंखें पोंछी और ऐसा अभिनय किया जैसे वह चालान देख रहा हो। लेकिन उसी शाम राजू की मेज पर हिंदी में गणित की एक पुरानी पाठ्य पुस्तक दिखाई दी। धीरे धीरे राजू अपरिहार्य हो गया। वह ट्रेडिंग हॉल में अर्जुन की आंखें और पैर था। ग्राहकों की इच्छाओं का अनुमान लगाता था, इन्वेंट्री में मदद करता था। उसका स्वाभाविक आकर्षण और विनम्रता ग्राहकों को आकर्षित करती थी। सबसे गुस्सैल बूढ़े सेठ भी मुस्कुराते थे जब वह उन्हें सही उपकरण चुनने में मदद करता था। शाम को वे अक्सर अर्जुन के केबिन में बैठते थे। वह सेवा की कहानियां सुनाता, अंग्रेजी शब्द सिखाता, लेखांकन की बारीकियां समझाता। राजू एक सक्षम छात्र निकला, सब कुछ तुरंत सीख लेता, समझदारी भरे सवाल पूछता। जानते हो, तुम मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हो, अर्जुन ने एक बार कहा, जब लड़का ध्यान से लेखांकन की किताबें देख रहा था। उतना ही जिद्दी। राजू मुस्कुराया, अब वह ज्यादा मुस्कुराता था। और आप मुझे नाना जी की याद दिलाते हैं, साहब। वह भी हमेशा कहते थे कि सब कुछ सही ढंग से करना चाहिए, भले ही कोई न देखे। प्रियंका उनकी बढ़ती हुई आत्मीयता को बुरी तरह छिपी हुई चिंता के साथ देख रही थी। इस लड़की में कुछ ऐसा था जो उसे सचेत करता था। शायद उसकी बहुत चौकस निगाहें, शायद पुलिस सायरन की आवाज पर स्थिर हो जाने की आदत, या शायद जिस तरह वह ग्राहकों के साथ इतनी जल्दी घुल मिल जाता था, जिस तरह वह कुशलता से कैश रजिस्टर संभालता था, जिस तरह वह नकली नोटों को अचूक रूप से पहचान लेता था। लाभ बहुत सही है, उसने एक बार पति से कहा। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ छिपा रहा है। हम सब कुछ न कुछ छिपाती है, अर्जुन ने अपने रात के बुरे सपनों को याद करते हुए जवाब दिया। उसे समय दो। और फिर वे आने लगी। पहले एक एक करके, फिर समूहों में, गुस्सैल किस्म के लोग टूटी फूटी हिंदी में किसी लहजे के साथ बोलते हुए, अजीब तरह के सामान खरीदते हुए। राजू हर बार उनके आने पर तनाव में आ जाता था और दूर रहने की कोशिश करता था। अर्जुन देखता था कि लड़का चुपके से उनके चेहरों का अध्ययन करता है, कैसे वह रैक के पीछे छिप जाता है जब वे पास से गुजरती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, साहब, उसने एक बार कहा, जब वे दुकान बंद कर रहे थे। ये लोग, ये साधारण मिस्ट्री नहीं है। मैं इस तरह के लोगों को जानता हूं। हमारे गांव में ऐसे लोग अक्सर बाढ़ से पहले दिखाई देते थे। अर्जुन खुद भी यह समझ चुका था। उसकी सैन्य प्रशिक्षण उसे बता रहा था, ये ग्राहक वे नहीं है जो वे खुद को बताते हैं। वे बहुत ही विशिष्ट प्रकार का सामान खरीदते हैं, रसायन, कुछ खास तरह के उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत बार आते हैं और बहुत ध्यान से चारों ओर देखते हैं, जैसे स्थिति का आकलन कर रही हो।
और उसने यह भी देखा कि प्रियंका उनके सामने कैसे बदल जाती है, कैसे उसकी पीठ सीधी हो जाती है, कैसे एक खास मुस्कान आ जाती है, वह नहीं जिससे वह आम ग्राहकों से मिलती है, कैसे वह उनसे उर्दू में देर तक बातें करती है, यह सोचकर कि पति नहीं समझता। लेकिन अर्जुन इतना समझता था कि यह पकड़ सके बात सिर्फ निर्माण सामग्री की नहीं हो रही थी। उसकी दुकान में कुछ हो रहा था, कुछ बुरा। और यह कुछ न केवल व्यवसाय पर बल्कि उसके परिवार पर भी छाया डाल रहा था। अर्जुन महसूस कर रहा था तूफान से पहले की शांति समाप्त होने वाली थी। और यह तूफान किसी भी मानसूनी तूफान से ज्यादा भयानक होगा। अध्याय 3 संदेह। सैपर केवल एक बार गलती करता है, यह सच्चाई अर्जुन ने सैन्य अकादमी में ही सीखी थी। लेकिन अब उसे यह एहसास सता रहा था कि वह बहुत पहले ही गलती कर चुका था, बस वह इसे नोटिस नहीं करना चाहता था। अजीब ग्राहक, असामान्य ऑर्डर, प्रियंका का चिंतित व्यवहार, सब कुछ एक ऐसी तस्वीर में ढल रहा था जिसे वह देखने से इनकार कर रहा था। आज तक दुकान की दूसरी मंजिल पर उसके केबिन में आदर्श व्यवस्था थी, एक सैन्य आदत जो खून में समा गई थी। चालान करीने से फाइलों में रखे हुए थे, हर दस्तावेज अपनी जगह पर। वफादार एक एक 47 चमक तक साफ की हुई पैरा एसएफ सैनिकों की तस्वीर के पीछे एक विशेष तिजोरी में छिपी हुई थी। अर्जुन निर्माण कंपनी से एक और ऑर्डर देख रहा था जब कुछ ने उसका ध्यान खींचा। अमोनियम नाइट्रेट 50 किलोग्राम, एसीकोन 20 लीटर, उच्च सांद्रता वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर। प्रत्येक वस्तु को अलग अलग निर्माण आवश्यकताओं के लिए समझाया जा सकता है, लेकिन एक साथ कागज पकड़े हुए उंगलियां ठंडी पड़ गई। उसे कश्मीर में अपने काम से ये संयोजन बहुत अच्छी तरह याद थे। आतंकवादियों के स्वनिर्मित विस्फोटक उपकरण अक्सर इसी तरह के अवयवों का उपयोग करते थे। राजू, उसने आंतरिक संचार पर बुलाया। हेडफोन में हल्की सी सरसराहट हुई। लड़का हमेशा हेडसेट पहने रहता था ताकि अर्जुन के अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। 1 मिनट बाद राजू केबिन में खड़ा था, जस्ट चौकस। पिछले 1 साल में वह काफी बदल गया था, मजबूत हो गया था, परिपक्व हो गया था, आंखों में आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन अब अर्जुन ने देखा कि वही सतर्कता लौट आई थी जिसके साथ लड़का तूफानी रात में दुकान की देहरी पर आया था। जी लोग जो बड़े ऑर्डर देते हैं। अर्जुन ने मेज पर चालान बिछा दिए। तुमने कहा था कि तुम उनके प्रकार को पहचानते हो, विस्तार से बताओ। राजू तनाव में आ गया। उसकी उंगलियां घबराहट में कुर्ते का किनारा मरोड़ रही थी, एकमात्र आदत जो उसकी घबराहट को दर्शाती थी। हमारे गांव में ऐसे लोग अक्सर बड़ी मुसीबतों से पहले दिखाई देते थे। वे काम और व्यवसाय की बातें करते थे, लेकिन सब जानते थे वे तस्करों के गिरोह से थे। बाबा उनकी तरफ देखने तक से मना करते थे। कहते थे, राजू याद रखना, जब ये लोग आते हैं तो ईमानदार लोग आंखें छिपा लेते हैं और बिकाऊ लोग मुस्कुराने लगते हैं। बिकाऊ लोग मुस्कुराने लगते हैं, यह वाक्यांश अर्जुन के दिमाग में गूंज उठा। उसे याद आया कि इन ग्राहकों की उपस्थिति में प्रियंका कैसे बदल जाती थी। और यहाँ तुमने उनके व्यवहार में कुछ असामान्य देखा? लड़का हिचकिचाया, मानो विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। मेन साहब, प्रियंका वाह झिझका। वह हमेशा उन्हें विशेष कीमतों पर सामान देती है। और कभी कभी मैं चुप हो गया। पूरी बात कहो, अर्जुन ने नरमी से उसे प्रोत्साहित किया। तुम जानते हो, मुझे सच्चाई जाननी है। कभी कभी कुछ सामान कैश रजिस्टर से गुजरे बिना चला जाता है। मैंने यह तब देखा जब मैं उपकरण सजा रहा था। वह सोचती है कि कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन मैं
उसने आंखें नीची कर ली। माफ कीजिए साहब, मुझे पहले बताना चाहिए था। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुमने सब ठीक किया बेटा। उसने खुद भी ध्यान नहीं दिया कि कब वह प्यार से बेटा कहने लगा था। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असली मदद। उसी शाम जब प्रियंका आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक के लिए गई, अर्जुन में सैन्य खुफिया विभाग के अपने पुराने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह को फोन किया। वह 1 साल पहले शादी में आया था, नंबर छोड़ गया था किसी भी आपात स्थिति के लिए। आपात स्थिति ऐसा लगता है आदेई जी। अर्जुन विक्रम की आवाज फोन पर हैरान लग रही थी। 100 साल हो गए तुम्हें सुनी। तुम्हारी दुकान कैसी है? विक्रम, मुझे मदद चाहिए। अनौपचारिक रूप से अर्जुन ने स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। पत्नी के बारे में संदेह को फिलहाल छोड़ दिया। विक्रम ने सीटी बजाई। जानते हो दोस्त, मैं आमतौर पर लोगों को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से भेजता हूं, लेकिन तुम कोई आम आदमी नहीं हो, है न? उसकी आवाज में मुस्कान सुनाई दी। एक पार्सल का इंतजार करो। 3 दिन बाद एक कुरियर ने एक साधारण सा डिब्बा पहुंचाया। अंदर छोटे जीपीएस टैग थे जो सामान के लेबल के रूप में प्रच्छन्न थे। नवीनतम तकनीक, विक्रम एक सुरक्षित संचार लाइन पर समझा रहा था। सेना अभी तक इनका उपयोग नहीं करती है। बैटरी 1 महीने तक चलती है। सिग्नल में कोई व्यवधान नहीं होता। पता लगाना लगभग असंभव है। मुख्य बात, सामान पर इस तरह चिपकाना कि कोई नोटिस न करी। राजू इस ऑपरेशन में अपरिहार्य साबित हुआ। उसकी फुर्तीली उंगलियां चुपके से कंटेनरों पर टैग लगा रही थी, जबकि वह कथित तौर पर ऑर्डर की सामग्री की जांच कर रहा था। सड़क पर बिताए वर्षों ने उसे चौकस और सतर्क रहना सिखाया था। अर्जुन विक्रम द्वारा प्रदान किए गए एक सुरक्षित लैपटॉप के माध्यम से चयनित सामानों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। पहले परिणाम 1 सप्ताह बाद सामने आए। रसायनों से भरा एक ट्रक, जो दस्तावेजों के अनुसार गुड़गांव में एक शॉपिंग सेंटर के निर्माण के लिए जा रहा था, बिल्कुल दूसरी दिशा में मुड़ गया। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम, एक फर्जी किराएदार कंपनी, रात में लोगों और उपकरणों की अजीब गतिविधियां। यह एक प्रयोगशाला है, विक्रम ने डेटा का अध्ययन करने की बात कहा। और काफी बड़ी। खरीद की मात्रा और रसायनों की प्रकृति को देखते हुए वे न केवल ड्रग्स बल्कि विस्फोटक भी बना रहे हैं। संभवतः आईएसआई से जुड़े आतंकवादी समूहों के लिए। लेकिन वे जांच से कैसे बच निकले? अर्जुन लैपटॉप स्क्रीन पर फर्जी कंपनियों की तस्वीरें देख रहा था। सभी दस्तावेज एकदम सही दिखते हैं। कर इतिहास, बैंक खाते, यहाँ तक कि प्रमाण पत्र भी। उनके पास अंदर कोई है। विक्रम ने स्क्रीन पर उंगली से इशारा किया। कोई है जो वैध व्यवसाय के माध्यम से आपूर्ति चैनल व्यवस्थित करने में मदद करता है। कोई है जिसकी प्रतिष्ठा बेदाग है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके गले में मतली आ रही है। वह जवाब पहले से ही जानता था, बस उसे जोर से कहना नहीं चाहता था। अगले 2 सप्ताह एक असली बुरे सपने में बदल गए। अर्जुन ने दुकान में अतिरिक्त कैमरे लगाए, अब हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। राजू, जिसे प्रियंका पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, हर अजीब बात की सूचना देता था। अजीब फोन कॉल, बिना हिसाब के सामान, पिछले कमरे में गुप्त बैठकें। प्रियंका बदल रही थी। अब अर्जुन वह सब नोटिस कर रहा था जिसे वह पहले थकान या खराब मूड मान लेता था। नई महंगी साड़ियां, गहने जो उसने माताजी की पुरानी संदूकची में पाए थे। घर देर से लौटना, जिसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ जरूरी काम बटाकर समझाया जाता था। फोन कॉल जो वह केवल कार में या ट्रेडिंग हॉल में करती थी, जब वह सोचती थी कि पति लेखांकन में व्यस्त है। साहब, एक शाम राजू की आवाज हेडफोन में अजीब लग रही थी।
क्या आप पिछले कमरे में आ सकती हैं? कुछ जोरी है। जब अर्जुन नीचे उतरा तो लड़का सफेद पड़ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग वाला फोन दिया। वह आदमी जो आज आया था, उनका मुखिया। मैंने उसे पहचान लिया। कहाँ से? अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी पीठ ठंडी पड़ गई है। उसी ने मेरे माता पिता को मारा था। राजू की आवाज टूट गई। उसके चेहरे पर वैसा ही निशान है। लाइक। वह हंस रहा था जब उसने नाना पर गोली चलाई थी। और अब वह यहाँ है, हमारी दुकान में। और मिनसाहब प्रियंका। राजू बात पूरी नहीं कर सका। उसके गले से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। अर्जुन पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वह यह स्थिति जानता था जब अतीत अचानक तुम्हें पकड़ लेता है, तुम्हें बुरी तरह मारता है, तुम्हारी सांसें छीन लेता है। विक्रम ने अगले दिन पूरा डोजियर भेजा। अशरफ शैतान खान, पाकिस्तानी पुलिस का पूर्व अधिकारी, अब आईएसआई के लिए काम करने वाले कालाखोर गिरोह के सरगनाओं में से एक। उसका पिछला रिकॉर्ड प्रभावशाली था। दर्जनों हत्याएं, ड्रग्स की तस्करी, रंगदारी। लेकिन उसकी असली विशेषज्ञता भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कानूनी चैनल बनाना। वह महिलाओं का इस्तेमाल करता है, विक्रम समझा रहा था। कमजोर, जीवन से असंतुष्ट महिलाओं को ढूंढता है, उन्हें मोहित करता है, आसान पैसे और रोमांच का प्रस्ताव देता है। आमतौर पर उन्हें चुनता है जो प्रांत में फंसी हुई है, बड़े जीवन का सपना देखती है। और फिर वे बाहर नहीं निकल पाती, वह उन्हें ब्लैकमेल करके अपने चंगुल में रखता है। अर्जुन चुपचाप तस्वीरों को देख रहा था। प्रियंका दिल्ली के एक महंगे होटल से निशान वाले आदमी के साथ बाहर निकल रही थी। प्रियंका एक खड़ी कार में कुछ दस्तावेज दे रही थी। प्रियंका राजू के माता पिता के हत्यारे के मजाक पर हंस रही थी। उसके चेहरे पर वही भाव था जिसने कभी अर्जुन को मोहित किया था। बस अब वह किसी और के लिए था। बैंक हस्तांतरण है, विक्रम ने जारी रखा। दुबई में फर्जी फर्मों के नाम पर कई खाते। उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। अर्जुन। वह जानती थी कि वह किसमें उलझ रही है। शाम को वह अपने केबिन में बैठा था, के 47 के ठंडे स्टील को सहला रहा था। नीचे प्रियंका दस्तावेजों का काम पूरा कर रही थी। उसने सुना कि वह पंजाबी में कुछ गुनगुना रही है। राजू चुपचाप रैक के साथ कुछ कर रहा था, ढोल पोंछने का नाटक कर रहा था। वे सभी इस नाटक में अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे, लेकिन पर्दा जल्द ही गिरने वाला था। अर्जुन ने तिजोरी से एक पुरानी तस्वीर निकाली, उनकी शादी, खुश चेहरे, भविष्य की उम्मीदें। क्या डिलीट हुआ? कब उसकी पत्नी आतंकवादियों की मददगार बन गई? यह वह हमेशा ऐसी ही थी, बस वह युद्ध से घायल सैनिक डिसेस्परमेंट बेताबी से एक नए जीवन में विश्वास करना चाहता था। फोन वाइब्रेट हुआ। विक्रम का संदेश, डेटा की पुष्टि हो गई है। वे अगले सप्ताह एक बड़ी खेप की योजना बना रहे हैं। तुम क्या करोगी? अर्जुन जानता था, कार्रवाई करनी होगी। देरी का मतलब मौत होगी, न केवल उसकी प्रतिष्ठा की, बल्कि शायद उसकी खुद की भी। आतंकवादी गवाहों को पसंद नहीं करते। वह फिर से एक सैपर की तरह महसूस कर रहा था। बस अब उसे एक ऐसे बम को निष्क्रिय करना था जो कारगिल में उसके सामने आए सभी बमों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी, एक स्पष्ट, ठंडी सैन्य योजना। वह उसका उपयोग करेगा जो वह सबसे अच्छा जानता है। वह चीज जिसने कभी उसे युद्ध का नायक बनाया था और अब शायद उसे एक बदला लेने वाला बना देगी। लेकिन कोई चारा नहीं था। कुछ युद्ध शांति के समय में भी लड़ने पड़ते हैं। और इस युद्ध में उसका एक सहयोगी था, एक लड़का
जिसने उसकी तरह ही चेहरे और आत्मा में निशान वाले लोगों के कारण सब कुछ खो दिया था। कर्म एक महान शक्ति और उसके प्रतिशोध का समय निकट आ रहा था। अध्याय 4 प्रतिशोध की योजना। जब विस्फोटक से निपटना हो तो सब कुछ पहले से डंडा करना महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन ने यह पैरा एसएफ में सीखा था, गणना में कोई भी त्रुटि जान ले सकती है। अब अपने केबिन में नक्शों और योजनाओं पर बैठा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में परिचित ठंडक महसूस हो रही थी। बस अब बात सैन्य अभियान की नहीं, बल्कि प्रतिशोध की थी। और गलती की कीमत उसकी अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। साहब, राजू एक परछाई की तरह चुपचाप प्रकट हुआ। पिछले कुछ दिनों में वह और भी दुबला हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। नया ऑर्डर भेजने के लिए तैयार है। वे 1 घंटे में आएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए। जीपीएस टैग पिछली सभी खेपों की हरकतों को दिखा रहे थे, दिल्ली के नक्शे पर लाल रेखाओं का एक जाल। वे सभी एक ही बिंदु पर मिल रहे थे, बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोडाउन जहां आतंकवादियों ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की थी। तुम्हें योजना याद है? अर्जुन धीरे से बोला, हालांकि वह जानता था कि प्रियंका नीचे ग्राहकों के साथ व्यस्त है। राजू ने सिर हिलाया। मैं कंटेनरों पर लेबल बदल दूंगा जब मैं सामग्री की जांच करूंगा। वे अंतर नोटिस नहीं करेंगे। योजना सरल और जटिल दोनों थी। रसायनों की अगली खेप में वे एक विशेष आश्चर्य डालेंगे, प्लास्टिक विस्फोटक आरडीएक्स, जिसे अर्जुन ने सेवा के समय से एक गुप्त स्थान पर रखा था। एक छोटा सा चार्ज, लेकिन सही जगह पर स्थापित, वह भूमिगत प्रयोगशाला को खंडहर में बदल देगा। विक्रम ने तकनीकी भाग प्रदान किया, एक रिमोट नियंत्रित डेटोनेटर जो हस्तक्षेप से सुरक्षित था। सैन्य विकास, उसने समझाया, जल कंक्रीट की दीवारों के माध्यम से भी काम करेगा। जब राजू ऑर्डर तैयार कर रहा था, अर्जुन प्रियंका के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद कर रहा था। वह उस सुबह विशेष रूप से कोमल थी, उसे केबिन में मसाला चाय लाई थी, दिवाली की योजनाओं के बारे में बात कर रही थी। मानो वह उस अपराध को मिटाने की कोशिश कर रही हो जिसे उसे नहीं जानना चाहिए था। जी, उसने मेज के किनारे पर बैठकर कहा, क्या हम छुट्टियों में गोवा चली? तुम आजकल बहुत काम कर रही हो। वह उसकी भूरी आंखों में देख रहा था, वही आंखें जिनमें वह 1 साल पहले प्यार में पड़ा था और उसे केवल झूठ दिखाई दे रहा था। एक सुंदर कुशल झूठ, उस महिला का जिसने न केवल उसे बल्कि स्वयं भारत माता को भी धोखा दिया था। माफ करना प्रिय, वह मुस्कुराया। रिपोर्टिंग के साथ बहुत काम है। शायद अगली बार। वह चली गई और उसने तिजोरी से विस्फोटक का डिब्बा निकाला। हाथ आत्मविश्वास से काम कर रही थी, उन कौशलों को याद करते हुए जिन्हें वह उम्मीद करता था कि फिर कभी इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। आरडीएक्स मिट्टी की तरह लचीला था, डेटोनेटर छोटा सा, कोई भी उसे कंटेनर पर चिन्हों के बीच नोटिस नहीं करेगा। तैयार है साहब, राजू की आवाज ने उसे यादों से बाहर निकाला। ट्रक आ चुका है। निगरानी कैमरों के माध्यम से अर्जुन ने देखा कि खान के गुर्गे सामान लाद रहे हैं। प्रियंका दस्तावेजों के साथ पास में ही व्यस्त थी, अपना दुपट्टा बहुत बार ठीक कर रही थी, उसकी घबराहट का एक निश्चित संकेत। क्या उसे कुछ महसूस हुआ था? यह सिर्फ दोहरी जिंदगी का सामान्य तनाव? जब ट्रक चला, अर्जुन ने जीपीएस टैग की निगरानी चालू कर दी। लाल बिंदु शहर के नक्शे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य था, वही सड़क, वही मोड़। उन्हें पता नहीं था कि वे अपने ट्रक में क्या ले जा रही हैं। साहब, राजू घबराहट में कुर्ते का किनारा मरोड़ रहा था। क्या आप निश्चित है कि कोई घायल नहीं होगा? आम लोग हो सकते हैं।
अर्जुन ने सिर हिलाया। रात के 3 बजे एक अवैध आतंकवादी अड्डे पर आम लोग नहीं होते बेटा, केवल वे होते हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि भारत के खिलाफ अपना चुनाव किया है। उन्होंने ट्रक के पूरे रास्ते को गोदाम तक ट्रैक किया। देखा कि कैसे सामान उतारा जा रहा है, कैसे कंटेनर अंदर ली जाए जा रही है। जीपीएस टैग उनकी खेत की सटीक स्थिति दिखा रहा था, इमारत के ठीक बीच में, जहां खुफिया जानकारी के अनुसार मुख्य उपकरण स्थित थे। इंतजार सबसे भारी था। अर्जुन को कारगिल से यह भावना याद थी, जब सब कुछ तैयार हो, योजना अमल में हो और बस सही क्षण का इंतजार करना बाकी हो। राजू कुर्सी पर ऊँघ रहा था, लेकिन उसकी नींद बेचैन थी। वह अक्सर चौंक जाता, बंगाली में कुछ बुड़बुड़ाता। रात के 3 बजे अर्जुन ने रिमोट कंट्रोल निकाला। एक साधारण काला डिब्बा जिसमें एक बटन था, इतना अगोचर लेकिन सब कुछ बदलने में सक्षम। उसकी उंगली बटन पर मंडरा रही थी। तुम्हारे माता पिता के लिए, उसने सोते हुए राजू को देखते हुए फुसफुसाया। उन सभी के लिए जिन्हें उन्होंने मारा। भारत माता के लिए। निगरानी कैमरों के मॉनिटर पर विस्फोट एक मुख चमक की तरह दिखा। लेकिन अर्जुन जानता था, मौके पर वह कौन फाड़ देने वाला था। आरडीएक्स ने पूरी तरह से काम किया, प्रयोगशाला को खंडहर में बदल दिया। दूर से आती दमकल की सायरन ने ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की। सुबह की खबरें परित्यक्त गोदाम में हुए विस्फोट की सुर्खियों से भरी पड़ी थी। पुलिस को प्रयोगशाला के अवशेष, दस्तावेज, आतंकवादी सेल की गतिविधियों के सबूत मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कोई हताहत नहीं। जैसा कि अर्जुन ने गणना की थी, ऐसे समय में वहां कोई नहीं था। प्रियंका सामान्य से ज्यादा पीली थी जब वह काम पर आई। उसने लगभग बात नहीं की, बस यंत्रवत अपने कर्तव्यों का पालन किया। और फिर एक फोन कॉल आया। अर्जुन ने कैमरों के माध्यम से देखा कि वह फोन पर किसी को सुन रही है, कैसे उसका चेहरा बदल रहा है। वह जानता था यह खान था। और जानता था आतंकवादी सरगना उन लोगों में से नहीं था जो बस हार मान ले। साहब, राजू केबिन के दरवाजे पर प्रकट हुआ। शहर में उनकी गाड़ियां घूम रही है। वे कुछ ढूंढ रही है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे इसकी उम्मीद थी। खान को निश्चित रूप से पता नहीं चल सकता था कि विस्फोट किसने किया, लेकिन उसे संदेह जरूर होगा। और अब असली खेल शुरू हो रहा था, एक ऐसा खेल जहां उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी। उसने तिजोरी में AK-47 की जांच की, अतिरिक्त मैगजीन निकाली। युद्ध उसकी दुकान में आ गया था और उसे तैयार रहना था। बस अब उसके पीछे पैरा SF की पूरी कंपनी नहीं थी, बल्कि केवल एक डरा हुआ बंगाली किशोर और एक विश्वासघाती पत्नी थी। निगरानी कैमरे दिखा रहे थे कि खान के लोग दुकान के आसपास की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। वे जल्दी में नहीं थे, जैसे शिकारी निर्णायक हमले से पहले शिकार का अध्ययन करते हैं। अर्जुन इस तरह के शिकार को जानता था। कश्मीर में आतंकवादी इसी तरह कौन करते थे, इंतजार करती, अध्ययन करती, मौका चुनती। हवा में तनाव छा गया, घना, भारी, जैसे खिड़की के बाहर राजस्थान की गर्मी। दुकान में सभी इसे महसूस कर रहे थे। ग्राहक अपने काम जल्दी खत्म करके चले जाने की कोशिश कर रहे थे। राजू हर आवाज पर चौंक जाता था। और प्रियंका मानो अपनी परछाई बन गई थी। अर्जुन समझ रहा था, अंत निकट है। खान उन लोगों में से नहीं था जो ज्यादा इंतजार करते हैं। वह हमला करेगा और जल्द ही हमला करेगा। सवाल केवल यह था कि क्या वे इस हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या वह खुद उस थोड़े से की रक्षा करने के लिए तैयार है जो उसके पास बचा था, उसकी जिंदगी, उसकी दुकान, वह लड़का जो लगभग उसका बेटा बन गया था। और कहीं शहर में
चेहरे पर निशान वाला आदमी पहले से ही अपने प्रतिशोध की योजना बना रहा था और अर्जुन जानता था वह भयानक होगा, क्योंकि ऐसे लोग उन लोगों को माफ नहीं करते जो धर्म के नाम पर उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। अध्याय 5 अंतिम परिणाम। उस सुबह जयपुर पर गर्मी विशेष रूप से भारी पड़ी। तपती हवा पत्थरों पर कांप रही थी। दुकान के सामने की सड़क को एक अस्थिर मृगतृष्णा में बदल रही थी। अर्जुन निगरानी कैमरों के माध्यम से सुनसान सड़क को देख रहा था। अंजाली में एक 47 के ठंडे स्टील को सहला रहा था। यह मशीन गन उसके साथ सियाचिन, श्रीनगर, कारगिल में थी, हर जगह जहां मौत उसके सिर पर सांस ले रही थी। अब वह फिर से उसकी सांस महसूस कर रहा था। उसने मेज की दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली, सैन्य अकादमी से उसका स्नातक। युवा मुस्कुराते हुए चेहरे। उनमें से कितने जीवित बचे थे और कितने उसकी तरह युद्ध का सामना करने के बाद हमेशा के लिए बदल गए थे। पास में एक और तस्वीर थी, शादी की, प्रियंका के साथ। वही मुस्कान, वही खुश आंखें। सब कुछ कितना बदल गया था। राजू एक भूत की तरह चुपचाप केबिन के दरवाजे पर प्रकट हुआ। इस एक साल में लड़का बहुत बदल गया था, मजबूत हो गया था, परिपक्व हो गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में वही डर था जो उनकी पहली मुलाकात की रात को था। साहब, वे यहाँ है। 3 गाड़ियां अभी अभी कोने पर खड़ी हुई हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने उन्हें मॉनिटर पर पहले ही देख लिया था, टिंटेड शीशों वाली काली फॉर्च्यूनर। इस धूल भरे शहर के लिए बहुत साफ, निर्माण सामग्री के आम खरीदारों के लिए बहुत महंगी। आतंकवादियों की गाड़ियां। प्रियंका कहाँ है? उसकी आवाज शांत थी, हालांकि अंदर सब कुछ अनिष्ट की आशंका से सिकुड़ रहा था। ट्रेडिंग हॉल में नया माल सजा रही है। राजू घबराहट में कुर्ते का किनारा मरोड़ रहा था, एक आदत जो केवल तीव्र घबराहट के क्षणों में प्रकट होती थी। वह अजीब व्यवहार कर रही है। हर समय फोन देख रही है। और वह पिछले कमरे में रो रही थी। मैंने देखा। बेशक रो रही थी। अर्जुन को यकीन था वह जानती है कि क्या होने वाला है। खान ने उसे जरूर चेतावनी दी होगी। शायद बेवफा पति से निपटने के बाद उसे अपने साथ ले जाने का वादा भी किया होगा। यह शायद वह आखिरकार समझ गई थी कि वह किसमें उलझ गई है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी की आवाज एक अंतिम संस्कार की घंटी की तरह लगी। मॉनिटर पर अर्जुन ने देखा कि दुकान में 4 लोग दाखिल हुए, महंगी कुर्तों में मजबूत लड़के जो इतनी गर्मी के लिए बहुत मोटे थे। उनके नीचे जरूर बुलेट प्रूफ जैकेट होंगी। और कुर्तों के नीचे। खैर, उसने ऐसे लोगों को इतना देखा था कि वह जानता था वे पूरी तरह से सशस्त्र थे। आखिरी में वह दाखिल हुआ, अशरफ खान। चेहरे पर निशान जो कभी बदसूरत था, अब महंगी शेरवानी की पृष्ठभूमि में लगभग सुरुचिपूर्ण लग रहा था। वह आराम से, आत्मविश्वास से चल रहा था, जैसे कोई व्यक्ति जो आदी हो कि पूरी दुनिया उसी की है। जैसे कोई व्यक्ति जो जान ले सकता है और रात के खाने में इसके बारे में याद भी नहीं रखेगा। मेन साहब कुमार, उसकी आवाज नरम और फुसफुसाती हुई, खाली दुकान में गूंज उठी। कितना आकर्षक स्थान है। अब मैं समझता हूं कि आप इससे इतनी जुड़ी हुई क्यों है। हालांकि सच कहो तो मैंने आपकी प्रतिभा की महिला के लिए कुछ और महत्वाकांक्षी कल्पना की थी। प्रियंका काउंटर के पास खड़ी थी, अपने हाथों में चालान की एक फाइल पकड़े हुए थी। अर्जुन ने देखा कि उसकी उंगलियां कैसे कांप रही हैं, कैसे वह अपने होंठ काट रही है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात में, जब वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को लेकर शर्मा रही थी। अशरफ, मैं। वह झिझकी, और इस ठहराव में पिछले 1 साल में उसके सभी शब्दों से ज्यादा डर था।
मुझे नहीं पता कि गोदाम में क्या हुआ, लेकिन ओह प्रिय, खान मुस्कुराया और उस मुस्कान से अर्जुन की त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। बेशक जानती हो, जैसे कि तुम्हारा मेजर उतना असहाय नहीं निकला जितना हमने सोचा था। जानती हो, मैं तो हैरान भी हूँ। व्हीलचेयर में रहते हुए ऐसा विस्फोट करने की योजना बनाना, इसके लिए विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वे दुकान में फैल गए, जैसे शिकारी शिकार को घेर रही हो। एक सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जहां अर्जुन का केबिन था। राजू, अर्जुन ने लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया। इस क्षण उसे पहले से कहीं ज्यादा तीव्रता से महसूस हुआ कि यह बच्चा उसका बेटा बन गया है, वह बेटा जिसका उसने प्रियंका के साथ सपना देखा था। तुम्हें याद है हमने क्या बात की थी? लड़के ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। हाँ साहब, उस दिन की तरह जब मेरी माता पिता मारी गई थी। मैं अब और नहीं छिपूंगा। नहीं बेटा, अर्जुन ने उसका कंधा और मजबूती से पकड़ा। तुम कार्रवाई करोगे, एक सच्चे धर्म योद्धा की तरह। राजू ने सिर हिलाया और चुपचाप सर्विस एग्जिट की ओर खिसक गया। अर्जुन जानता था उसके पास बस कुछ ही मिनट है, इससे पहले कि उसे ढूंढ लिया जाए। लेकिन इतना काफी होना चाहिए। मेजर कुमार खान की आवाज अब ज्यादा कठोर हो गई थी, उसमें अधीरता के स्वर आ गए थे। मुझे पता है आप वहां ऊपर हैं। चलिए सभ्य लोगों की तरह बात करते हैं। आखिर हमारे बीच बहुत कुछ समान है। उदाहरण के लिए खूबसूरत प्रियंका, वह आपकी बहुत प्रशंसा करती थी, जानते हैं। खासकर जब वह बताती थी कि आपने कारगिल में अपने साथियों को कितनी वीरता से बचाया था। अर्जुन पहले ही केबिन के दरवाजे के पास अपनी स्थिति ले चुका था। AK-47 8 टन हाथों में आ गई। इतने साल बीत गए, लेकिन शरीर को हर हरकत याद थी। वह फिर से कश्मीर में महसूस कर रहा था, बस अब दुश्मन कोई गुमनाम आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, प्यार, विश्वास, सामान्य जीवन की उम्मीद। जानते हैं क्या अजीब है? खान रैक के बीच टहलते हुए मालिक की तरह व्यवहार करते हुए जारी रखा। मैं वास्तव में आपका आभारी हूं। यह विस्फोट, इसने मुझे कुछ असुविधाजनक भागीदारों से छुटकारा दिला दिया। अब सारा कारोबार मुझे मिलेगा। बेशक मुझे नए सिरे से शुरू करना होगा, लेकिन वह हंसा, अब मेरे पास एक खूबसूरत सहायिका है। एक ट्रिगर खींचने की आवाज ने उसके एकालाप को बाधित कर दिया। एक लड़ाका पहले ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ चुका था और केबिन के दरवाजे पर निशाना साध रहा था। अर्जुन उसकी सांसें सुन सकता था, भारी, रुक रुक कर। अनुभव ही, ऐसे लोग आमतौर पर पहले गोली चलाते हैं, लेकिन शायद ही कभी निशाना साध पाते हैं। बाहर निकलो, मेजर कुमार खान की आवाज में इस्पाती स्वर आ गए। जब मुझे तुम्हारी पत्नी को परेशान करना पड़ेगा। हालांकि वह अब पूरी तरह से तुम्हारी नहीं है न? अर्जुन ने प्रियंका की डरी हुई चीख सुनी, किसी ने उसे पकड़ लिया था। कैमरे में दिख रहा था कि एक लड़ाके ने उसके हाथ पीछे कर दिए हैं, उसकी कनपटी पर पिस्टल सटा दी है। कोई चारा नहीं बचा था। वह धीरे धीरे केबिन से बाहर निकला, मशीन गन घुटनों पर रखे हुए। और यह रहा हमारा हीरो, खान ने नाटकीय ढंग से हाथ फैलाए। तेरा SF का कमांडो, जो सोचता था कि वह मेरे के सकता है। जानती है मेजर कुमार, मैंने आपके बारे में जानकारी जुटाई है। प्रभावशाली डोजियर, सियाचिन में 2 तैनाती, कश्मीर में 3, कारगिल में घायल होने के लिए परम वीर चक्र। असली भारतीय हीरो। उसने टोका। बस एक ही दिक्कत है, अब हीरो नहीं रहे।
केवल वे हैं जो पैसा बनाना जानते हैं और वे जो उन्हें रोकते हैं। अर्जुन चुपचाप निशान वाले आदमी को देख रहा था। अब पास से वह और भी डरावना लग रहा था, निशान की वजह से नहीं, बल्कि आंखों की वजह से। मृत काली आंखें उस आदमी की जिसके लिए किसी और की जिंदगी कुछ भी नहीं थी। ऐसी आंखें उसने कश्मीर में देखी थी, उन लोगों की जो बच्चों को मारते थे और इसे जिहाद ठहराते थे। हथियार फेंक दो, खान ने AK-47 की ओर इशारा किया। क्या तुम्हारी खूबसूरत पत्नी उस बंगाली पिल्ले के माता पिता की संगति करेगी? वैसी मां कहाँ है? क्या वह फिर से कायर की तरह छिप गया? प्रियंका सिसक पड़ी। लड़ाके ने बंदूक का बैरल उसकी कनपटी पर और जोर से दबा दिया। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से मिली, उनमें डर और पश्चाताप था। एक पल के लिए उसने उनमें उस लड़की को देखा जिससे वह 1 साल पहले प्यार में पड़ा था। वह लड़की जो उसके मजाक पर हंसती थी और उसकी विकलांगता से नहीं डरती थी। समय मानो थम गया था। अर्जुन उस महिला को देख रहा था जिसे उसने प्यार किया था, जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन जिसे वह अब भी नहीं छोड़ पा रहा था। विश्वासघाती हो या न हो, वह उसकी पत्नी थी और उसने पवित्र अग्नि के सामने उसकी रक्षा करने की शपथ ली थी। 60 जन्मों का 60, क्या मंत्रों में ऐसा नहीं कहा जाता? AK-47 एक धीमी आवाज के साथ फर्श पर गिर गई। तनावपूर्ण खामोशी में आवाज कान फाड़ देने वाली लगी। बस ऐसे ही खान अपनी सर्पीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। देखा प्रियंका, मैंने कहा था सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। उन्हें मुसीबत में फंसी महिला को बचाने का मौका दो और वे अपना आपा खो देते हैं, भले ही महिला इसकी हकदार न हो। उसने पिस्तौल निकाली, एक खूबसूरत क्रोमप्लेटेड मकारो लकड़ी के हैंडल के साथ। ऐसे हथियार युद्ध के लिए नहीं बने होते, फांसी के लिए। जानते हो, मैं तुम्हारा लगभग सम्मान करता हूं, उसने अर्जुन पर निशाना साधते हुए कहा। तुम उससे ज्यादा होशियार निकले जितना हमने सोचा था। लेकिन तुम मुख्य नियम भूल गए, कभी उन लोगों से मत उलझो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं था जब तक मैंने इसे खुद नहीं लिया। और तुम्हारे पास सब कुछ था और तुमने सब कुछ खो दिया। इससे पहले कि खान ट्रिगर दबा पाता, एक फोर्कलिफ्ट की गड़गड़ाहट ने हवा को चीर दिया। राजू द्वारा संचालित पीली मशीन एक गुस्सैल हाथी की तरह सर्विस कॉरिडोर से बाहर निकली। केबिन में लड़का इतना छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पिता के क्रोध से जल रही थी, वही क्रोध जो अर्जुन ने राजू की कहानी में अपने पिता के जीवन के अंतिम क्षणों में देखा था। खान बस घूम ही पाया था। फोर्कलिफ्ट के स्टील के कांटे उसे पहले ही पेंट के रैक में ढंसा चुके थे। टूटती हड्डियों की चरमराहट गिरते डिब्बों की गड़गड़ाहट के साथ मिल गई। सफेद पेंट ने महंगी शेरवानी को ढक लिया, आतंकवादी सरगना को शिव की मूर्ति की एक भयानक पैरोडी में बदल दिया। गोलियों की गड़गड़ाहट, चीखें, टूटे शीशे की आवाज, सब कुछ अराजकता की कर्कश ध्वनि में विलीन हो गया। लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन राजू पहले ही फोर्कलिफ्ट से कूद गया था, एक उल्टे काउंटर के पीछे छिप गया था। प्रियंका छूट गई और बाहर की ओर भागी, लेकिन बिखरे हुए औजारों पर ठोकर खा गई। अर्जुन सहज रूप से काम कर रहा था, वर्षों के प्रशिक्षण ने अपना काम किया। AK-47 फिर से उसके हाथों में थी, परिचित झटका कंधे पर लग रहा था। एक गोली सीढ़ियों के पास वाला लड़ाका गिरता है, गोली लगे कंधे को दबाता हुआ। दूसरी वह जिसने प्रियंका को पकड़ा हुआ था, घुटने को पकड़ता है, उसकी पिस्तौल दूर जा गिरती है। खान फोर्कलिफ्ट से दबा हुआ पड़ा था, उसके पैर अप्राकृतिक रूप से मुड़े हुए थे, रीढ़ की हड्डी स्पष्ट रूप से टूट गई थी। भाग्य की विडंबना, अब वह भी नहीं चल पाएगा। उसके गले से एक कर्कश हंसी निकल रही थी,
जो रोने जैसी ज्यादा लग रही थी। तो ऐसे सब खत्म होगा। एक लड़का और एक लंगड़ा महान शैतान को हरा देंगे। नहीं, अर्जुन पास आया, उसे निशाने पर रखते हुए। यह उस आदमी की कहानी का अंत है जो सोचता था कि वह भारत माता के खिलाफ बेखौफ युद्ध कर सकता है। पुलिस सायरन की आवाजें नजदीक आ रही थी। पड़ोसियों में से किसी ने जरूर गोलीबारी सुनकर पुलिस को बुलाया होगा। बचे हुए लड़ाके बाहर की ओर भागे, लेकिन वहां उन्हें पहले से ही पुलिस की गाड़ियां मिल रही थी। साहब, राजू अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। उसकी गाल पर एक छोटी सी करोन से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। आप ठीक है? अर्जुन ने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। एड्रेनालाइन उतर गया था। अपने पीछे केवल थकान और खालीपन की एक अजीब भावना छोड़ गया था। वह खान को देख रहा था, जो दर्द से कराह रहा था। टूटी फूटी दुकान को, राजू के डरे हुए लेकिन दृढ़ चेहरे को। इस क्षण लड़का अपने पिता जैसा पहले कभी नहीं लगा था। वही सीधी निगाहें, वही अटूट इच्छाशक्ति। प्रियंका दीवार के पास बैठी थी, घुटनों को हाथों से पकड़े हुए। वह रो रही थी, चुपचाप, जैसे वे लोग रोते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। अर्जुन उसके पास जाना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उस महिला से क्या कहा जा सकता है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन जिसे तुम अब भी प्यार करते हो? पहली पुलिस गाड़ी प्रवेश द्वार पर रुकी, उसके पीछे दूसरी, तीसरी। एनएसजी के कमांडो दुकान में घुस गए, आदेश चिल्लाते हुए। अर्जुन ने धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाए, यह दिखाते हुए कि वह विरोध करने का इरादा नहीं रखता। उसने कोने से देखा कि प्रियंका को हथकड़ी पहनाई जा रही है। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, बस सिर झुकाए खड़ी रही। माफ करिए, उसने फुसफुसाया, जब उसे अर्जुन के पास से ले जाया जा रहा था। मैं कुछ और चाहती थी। इस छोटे से शहर में यह छोटी सी जिंदगी नहीं। मैं जानता हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। मैं भी कभी कुछ और चाहता था। और फिर समझा, कभी कभी सही लोगों के साथ छोटी सी जिंदगी गलत लोगों के साथ बड़ी जिंदगी से बेहतर होती है। राजू अर्जुन के पास ही रहा, जब तक पुलिस उन्हें घेराबंदी से बाहर नहीं ले गई। वह जो कुछ हुआ था उससे कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और संतोष का एक अजीब मिश्रण था। उसने वह किया जो वह 1 साल पहले नहीं कर सका था, अपने नए परिवार की रक्षा की। तुम बहुत बहादुर थे, अर्जुन ने कहा, जब उन्हें निरीक्षण के लिए एम्बुलेंस में बिठाया गया। तुम्हारी माता पिता तुम पर गर्व करती। लड़का पूरे दिन में पहली बार रोया, डर या दर्द से नहीं, बल्कि राहत से। जानती है साहब, जब मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे लगा कि मैं डर से मर जाऊंगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपने क्या कहा था, बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद धर्म के नाम पर कार्य करने की क्षमता है। अर्जुन में लड़के को अपनी ओर खींचा, उसे कसकर गले लगा लिया। वह महसूस कर रहा था कि राजू का दिल कैसे धड़क रहा है, उसके कंधे कैसे कांप रही हैं। इस क्षण वह पूरी तरह समझ गया, सब कुछ व्यर्थ नहीं था। सभी नुकसान, सभी विश्वासघात, सभी दर्द, यह एक युवा आत्मा को खान जैसा बनने से बचाने की कीमत थी। जासूसों ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। विक्रम ने सभी आवश्यक दस्तावेज भेजे जो आतंकवादी सेल के प्रयोगशाला से संबंध की पुष्टि करते थे। निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग, जीपीएस डेटा, बैंक हस्तांतरण, सब कुछ खान और उसके संगठन के खिलाफ एक आदर्श मामला बना रहा था। जब सूरज ढलने लगा तो उन्हें आखिरकार छोड़ दिया गया। दुकान को अपराध स्थल के रूप में सील कर दिया गया था, लेकिन अर्जुन को अब कोई परवाह नहीं थी। वह डूबते सूरज को देख रहा था, जिसने आकाश को केसरिया रंगों में रंग दिया था, और सोच रहा था कि कर्म कितना अजीब तरह से व्यवस्थित है,
कभी कभी कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। अब सब खत्म हो गया? राजू ने धीरे से पूछा, मानो छाए हुए सुकून को भंग करने से डर रहा हो। अर्जुन ने लड़के को देखा, जिसमें अब वह बेटा देखता था, टूटी फूटी दुकान को जिसे फिर से बनाया जा सकता था, गुजरते हुए दिन को जो अतीत के भूतों को अपने साथ ले गया था। हाँ बेटा, उसने जवाब दिया। एक कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी अभी शुरू हो रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। और हम में सच्चाई बोई है। वे शाम के जयपुर में धीरे धीरे चल रहे थे। व्हीलचेयर में एक विशेष बल का मेजर और एक बंडाली लड़का, जिसने परिवार खो दिया था, लेकिन एक नया पाया था। कहीं मंदिर में शाम की प्रार्थना हो रही थी, देवताओं से धर्मियों को आशीर्वाद देने और दुष्टों को दंडित करने का आह्वान कर रही थी। कर्म ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। न्याय की विजय हुई थी। और इस प्राचीन राजाओं के शहर में दो धर्म योद्धाओं, एक बूढ़े और एक युवा, एक घायल और एक दूसरे को ठीक करने वाले के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ था।